यहाँ पर भोजपुरी साहित्य में योगदान के लिए सुप्रसिद्ध कवि, साहित्यकार, संपादक, कवि और पत्रकार मनोज भावुक किसी परिचय के मोहताज नहीं है। और आपको बता दें कि आज वो हमारे बीच मनोज भावुक ने स्टेट बिहार झारखंड से जुड़ेंगे और मनोज भावुक जिसे हम तमाम बातचीत करेंगे। इसके पहले ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर शारदा सिन्हा जी का अंतिम संस्कार और इसको लेकर के राजकीय सम्मान की यह तैयारी सीएम नीतीश कुमार की ओर से साफ ये निर्देश, जहां पर यह कहा गया, यह सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को कहा गया कि राजकीय सम्मान के साथ उनको विदाई दी जाएगी। भोजपुरी लोकगीत संगीत की एकमात्र लिविंग लेजेंड के तौर पर उन्होंने अपनी पहचान बनाई। शारदा सिन्हा के होने का मतलब पूरा लोक राग, लोक संस्कृति, संस्कार और जीवन शैली। छठ गीतों के पर्याय रही शारदा सिन्हा और छठ के समय ही उनका निधन हो जाना एक सभी को यहां पर एक भावुक पल। और आपको बता दें हमारे साथ चर्चा के लिए कवि कहें, साहित्यकार कहें, गीतकार कहें, एक्टर मनोज भावुक हमारे साथ जुड़ गए। उनके पास चलेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मनोज जी, सीधा आपके पास आते हुए देखिए, जिस तरीके से एक दुखद एक खबर कहें प्राप्त हुई शारदा सिन्हा जी का, जिस तरीके से आकस्मिक निधन होता है, एम्स में उनका इलाज चल रहा था और ऐसे में खबर आती है कल की उनका निधन हो चला है। किस तरीके के संबंध आपसे उनसे थे और अब क्या आपके मन में वो आता है जब आपने उनसे मुलाकात करी? कभी मुलाकात क्या आपकी उनसे हुई थी? और क्या जिस तरीके से आप और वो एक ही आप शैली पर कह सकते हैं काम कर रहे थे, भोजपुरी को आगे बढ़ाना और उसको आगे लेकर के जाना? जी, दुखद है। देखिए, हमारे और उनके जो संबंध है और माँ और बेटे का संबंध था, वो पुत्रवत मुझे स्नेह करती थी। और आपने कहा कि मिला हूं, मैं 2 दशक से उनके साथ बहुत सारे मंचों पर हम लोग साथ रहे हैं। कई बार मेरे संचालन में और वो मुख्य अतिथि रही हैं, उन्होंने अध्यक्षता की है और कार्यक्रम हुआ है। इसके अलावा मैंने उनसे 3-3 घंटे बातचीत की है, उसके वीडियो नेट पर अवेलेबल हैं। और उनकी पूरी जर्नी पर, चूंकि मैं लेजेंड पर खास करके भोजपुरी मेरा क्षेत्र रहा है, तो जो लेजेंड रहे हैं उनकी कहानी कहता रहा हूं। तो एक तो पत्रकार होने के नाते उनकी कहानी कहता रहूं, और एक जो व्यक्तिगत संबंध रहा है, क्योंकि मेरा पीठ वो थपथपाती रही हैं। मैं आपको बताऊं कि जब पहली मेरी मुलाकात हुई 2011 में, मैं उसके पहले अफ्रीका में और लंदन में था, मैं इंजीनियर था। जब लौट कर आया मीडिया में और एक कार्यक्रम में उनसे मुलाकात हुई, उस कार्यक्रम का संचालन मैं कर रहा था पटना में। और उसके बाद जब हम अकेले बैठे और फिर कार्यक्रम के पहले जब हम लोग बैठे थे और मैं अपना जाकर परिचय दिया कि मैं मनोज भावुक हूँ, तो उन्होंने जो पहली लाइन बोली कि मनोज भावुक, बबुआ भइल सियान की गोदिया में छोट हो गई। मुझे समझे कि मेरे लिए पद्मश्री से कम सम्मान नहीं था कि एक इतनी बड़ी गायिका को मेरे गीत की लाइन याद है, मेरे गीत का मुखड़ा याद है, और उन्होंने कहा कि ये गीत मुझे बहुत पसंद है और मैं गाना चाहूंगी। बात आई गई, मुझे लगा कि ऐसे ही उन्होंने पीठ थपथपा दिया। लेकिन जब मैं साक्षात्कार 2018 में मुंबई में उनका कर रहा था, तो उसमें भी उन्होंने कहा कि आपकी गजलें मुझे बहुत पसंद है। उन्होंने मेरे कई शेर सुनाए और उस गीत का जिक्र किया, वो नेट पर है कि बबुआ भइल सियान की गोदिया में छोट हो गई। तो मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि बात सिर्फ मेरी नहीं है कि उतनी बड़ी गायिका, आज लोग जो गायक हैं, जिस ढंग से फिल्म में लोग जो उभर रहे हैं, तो किस ढंग से ग्लैमर में बातें जा रहे हैं, उतनी बड़ी गायिका वो अच्छे साहित्य को, अच्छे गीतों को खोजती रही, ढूंढती रही। वो परंपरा को भी गाती थी, वो महेंद्र मिश्र, भिखारी ठाकुर को भी गाई, और मेरे जैसे नवोदित गीतकार को, बिल्कुल समझे कि भोजपुरी के विद्यार्थी को भी पढ़ती रही और उसकी तारीफ करती रही और मान बढ़ाती रही, मनोबल बढ़ाती रही। तो ऐसे कलाकार बड़ा होता है।
से शारदा सिन्हा बहुत बड़ी थी। बिल्कुल। तो एक उनका मुखड़े का भी गाना आपने जिक्र किया है, मैं चाहूंगा कि एक बार आप दर्शकों को सुना दें, क्योंकि देखिए नेट पे बेशक उपलब्ध है, लेकिन इस मंच से मैं चाहूंगा दर्शकों तक अगर वो पहुंचेगा। मैं वो गीत सुना देता हूं अगर आप कहें तो। मैं जी। हालांकि लेकिन चूंकि ये गीत शारदा सिन्हा जी की पसंद का गीत था, उन्होंने कई बार जिक्र किया, तो मैं उसको सुनाता हूं। आजकल वृद्ध जो है उपेक्षित है, माँ पर वो मैंने गीत लिखा था। 1998 के आसपास वो गीत लिखा और कवि सम्मेलन के मंचों पर बहुत तब चर्चित हुआ गीत। मैं सुनाता हूँ। बबुआ भइल अब सयान, बबुआ भइल अब सयान, कि गोदिए नु छोट हो गईल। माई के अचरा पुरान, अचरवे में खोट हो गईल। अंतरा है कि गुटु गुटु गोदिया में दूध भात खाइल, मौनी बनल औरी भुइया लोटाइल। नहिया दुलरवा के बतिया बेकारे, टूटल पीरितिया के डोर, कि मन में कचोट हो गईल। बबुआ भइले अब सयान, कि गोदिए नु छोट हो गई। ऐसे करके लंबा गीत है, 3 अंतरे का गीत। बहुत सुंदर। बिल्कुल आपने उस पल को एक बार दोबारा से यादगार बना दिया है। और मैं देखिए छठ पर्व भी चल रहा है और ऐसे में 4 दिन का ये पूरा कार्यक्रम होता है। हालांकि मैं शारदा सिन्हा पर एक आपसे और एक टिप्पणी लेना चाह रहा हूं, और उसके बाद मैं आगे भी बढ़ूंगा और छठ को लेकर के भी आपसे तमाम चीजों को लेकर के चर्चा करना चाहूंगा। क्या लगता है आपको शारदा सिन्हा जी, देखिए जिस तरीके से स्वर कोकिला कही जाती है, एक राजकीय सम्मान भी उनको मिलेगा, और पद्मश्री की बात हो तो 1991 में उन्हें पद्मश्री मिलता है, 2018 में उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। क्या उनको अलग बनाता था? आपकी क्या उसमें आप उन चीजों को याद करना चाहते भी होंगे, और आपको याद भी आ रहा होगा कि कैसे उनकी छवि एक अलग बनी? देखिए, शारदा सिन्हा जी जो इतनी बड़ी हुई, सिर्फ गाना, बहुत लोगों ने गाना गाया, सिर्फ गाना गाने से नहीं, बिल्कुल, वो उनके गीतों में और उनकी जीवन शैली में पूरा का पूरा पूर्वांचल, खास करके बिहार, वो रिफ्लेक्ट होता है, वो दिखता है। मैं 3-4 चीजों का जिक्र करूंगा। एक तो ये कि वो समावेशी प्रवृत्ति की थी, मतलब वो तोड़ने में नहीं जोड़ने में विश्वास, यकीन रखती थी। अभी जो कई लोग देखते हैं कि भाषा को लेकर लड़ाई लड़ते हैं कि ये भोजपुरी है, ये मैथिली है, अंगिका है, अवधी है, तो ये इसमें से ऐसा है वैसा है। वो मिथिलांचल की रहने वाली, सुपौल की, पहले वो मैथिली में गीत गाई। उन्होंने कहा कि जब मैंने देखा कि भोजपुरी का विस्तार बड़ा है, तो भोजपुरी में गाना शुरू किया, और भोजपुरी के गानों को मैथिली में, और मैथिली के क्षेत्र में मैथिली के गानों को भोजपुरी के क्षेत्र में। तो ये समावेशी प्रवृत्ति होती है कि सबको लेकर चलना। बज्जिका को भी वो उतना ही प्यार करती थी। तो एक बात तो ये थी। दूसरी चीज मैंने शुरू में ही कहा कि वो केवल ऐसा नहीं कि लीजेंड को लेकर चलती थी, नहीं कि भिखारी ठाकुर के गीत गा लो, महेंद्र मिश्र के गीत गा लो तो मैं बड़ी हो जाऊंगी, अमूमन कुछ लोग करते हैं कि जो, और केवल ही 2 नाम नहीं, मैं इस कार्यक्रम में ये भी बता दूं जी कि बहुत सारे नेता, बहुत सारे इवन जो फिल्म इंडस्ट्री में लोग हैं, उनसे भी देखिए कि मंच पर खड़े होकर सिर्फ 2 नाम लेते हैं, जिसको देखिए भिखारी ठाकुर, महेंद्र मिश्र। मैं बार बार ये सवाल करता हूं कि क्या भिखारी ठाकुर और महेंद्र मिश्र के पहले और बाद में भोजपुरी की धरती बंजर? कोई नहीं पैदा हुआ, कोई काम नहीं हुआ। अरे आप देखना तो शुरू कीजिए, खोजना तो शुरू कीजिए। शारदा सिन्हा जी खोजती थी, उन्होंने बहुत सारे लोगों का गीत गाया जिन पर बात और करती थी। उन्होंने एक छोटा सा, मैंने आज सुबह रील भी जारी किया है। उन्होंने कहा कि मैं बहुत सारी कंपनी में गाई और मैं गीतकारों के हक के लिए लड़ती थी। अभी भी जाके देखे, इंडस्ट्री में गीतकार बहुत उपेक्षित हैं, उनको, और वो खुद उसके कारण वो भी हैं, लेकिन वो अच्छे गीतकारों को खोजती थी और बोलती थी इनको कीमत मिले, इनको पैसा मिले। आज सुबह मैंने एक रील शेयर किया है। तो वो एक एक, मतलब अगर कोई गाना बनता है तो उसमें गीतकार का, संगीतकार का, गायक गायिका का, मतलब पूरी टीम का ये होता है। तो सबके बारे में वो सोचती थी, और वो भाषा, क्षेत्र,
सरहद, इस सारी बंदिशों को तोड़ देती थी, जो एक कलाकार का धर्म होता है। खोजी स्वभाव की थी, हर क्षेत्र में उतर को उसको पहले रिसर्च करती थी, समझती थी, फिर उतरती थी। बिल्कुल। चौथी जो चीज थी जो उनको अलग करती है कि लोग धार में बहना चाहते थे। शारदा सिन्हा धार के खिलाफ चली। इस समय वाई गायन के क्षेत्र में उसके पहले एक बहुत बड़ा नाम है बिहार में, विंध्यवासिनी देवी। उन्होंने महिलाओं के लिए रास्ता तैयार किया और वो आगे निकलकर घर से बाहर आकर उन्होंने गीत गाना शुरू किया। भोजपुरी के और मतलब बिहार की भाषाओं के लोक गीतों को उन्होंने स्थापित किया, रेडियो से जुड़ी रही। उसके बाद उस परंपरा को उस शारदा सिन्हा ने आगे बढ़ाया। तो आज हम अभी चली गई छठ के समय शारदा जी, तो चर्चा कर रहे हैं। 2 दिन बाद ये माहौल ठंडा हो जाएगा, फिर लोग धीरे धीरे बस केवल उनका नाम लेगा। सिर्फ नाम लेने की जरूरत नहीं है। यही हाल विंध्यवासिनी देवी का हुआ। बहुत सारे नए लोगों से पूछिए तो खेसारी लाल को, कल्लू को और जो हैं फिल्म में लोग उनका नाम जानते हैं, लेकिन पूछिए विंध्यवासिनी देवी कौन है तो उनको ठीक से पता नहीं। क्या कंट्रीब्यूशन है उनका, जिसने रास्ता तैयार किया महिलाओं के गायन के लिए। तो उनके नाम पर, शारदा जी के नाम पर, विंध्यवासिनी देवी के नाम पर कुछ न कुछ इस ढंग का बिहार में एक होना चाहिए, स्थापित होना चाहिए, चाहे जो कुछ भी हो, चाहे संगीत को लेकर हो, चूंकि संगीत के क्षेत्र की थी, कि लोग उससे प्रेरणा लेते रहें। बिल्कुल, इसको लेकर के काम किया जाना चाहिए। और एक कड़वा सा जरूर आपने विंध्यवासिनी जी को लेकर के रखा, और हालांकि मुझे लगता है शारदा सिन्हा जी जब भी छठ आएगा तो उनके गीत शायद सदा के लिए अमर हैं, और हर साल हम उनको रिवाइज कहें या उनके गानों के माध्यम से ही उनको दिलों में याद करते रहेंगे। फिलहाल मैं उनसे हटकर आप पर आना चाह रहा हूँ, और मनोज भावुक, कहीं ना कहीं भावुक मैं यहाँ पर कुछ रोक कर कहना चाहूंगा जी, जो यह सच है कि शारदा सिन्हा जी छठ गीतों की पर्याय है। बिल्कुल। उस समय इस समय छठ पर देखिए 1000 गाने निकल जा रहे हैं, उसमें आपको खोजना ढूंढना कौन अच्छा कौन बुरा बड़ा मुश्किल है। और इस समय गीत सुने कम जा रहे हैं, देखे ज्यादा जा रहे हैं। बहुत सारे गीत ऐसे देखिए जिनका व्यूज जो है वो कई मिलियंस है, लेकिन उनमें आप गीत ढूंढिए, लिरिक्स ढूंढिए तो गीत गायब है। वो केवल मॉडल पर, वो केवल डिकम म्यूजिक पर, लाउडनेस पर वो चल तो जा रहे हैं, लेकिन गीत गायब है। शारदा सिन्हा के गीत इसलिए कालजयी हैं कि उन्होंने गीत को ढूंढा, चुना, जिसमें कंटेंट है, गीत में गीत है, नंबर 1। और आज ये अजब संयोग है कि छठ के समय ही वो चली गई, तो शायद ये लग रहा है कि छठी मैया को इतनी प्रिय थी, इतना उन्होंने गाया कि उन्होंने अपने गोद में ले लिया। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि एक छोटा उनके गायन का या उनके काम का एक छोटा हिस्सा है छठ, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। उन पर बहुत काम होना बाकी है। उन्होंने मैं जब उनका साक्षात्कार कर रहा था तो इस बात कही, जैसे मनोज भावुक को लोग जानते हैं कि साहित्यकार है, तो बहुत लोग इनके दूसरे कामों को छोड़ देते हैं। तो उसी तरह शारदा सिन्हा ने जो दूसरी विधाओं में गाया है, काम किया है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। बहुत कुछ है जिस पर लिखने, पढ़ने और कहे जाने की जरूरत है। छठ उसका एक हिस्सा है, महत्वपूर्ण हिस्सा है। बस बिल्कुल, इसको ध्यान में रखा भी जाना चाहिए। और अगर आप देखिए जिस तरीके से इसको लेकर के आगे जा रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक लोग भी अगर इस पर ध्यान देंगे तो बिल्कुल आगे ले जाने की उसको जरूरत है। और अगर मैं आप पर आऊं तो देखिए मनोज भावुक, आपने खुद भी कहा कि आपको लोग जानते हैं साहित्यकार के तौर पर, लेकिन ऐसा ही नहीं है कि केवल आप साहित्यकार, गीतकार हैं, गजल आपने लिखी, साथ ही साथ एक एक्टर के तौर पर। और जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मैंने पाया कि देखिए दूरदर्शन पटना की बात करें या दूरदर्शन लखनऊ पर जब पहला भोजपुरी नाटक बनता है उसमें आपने एक्टर के तौर पर भी काम किया है। तो आप अपने आप को किस तरीके से फिलहाल आज परिभाषित करते हैं? देखिए, ये जितना भी काम है, चाहे वो मैं जुड़ा रहा बिहार आर्ट थिएटर, कालिदास संग्रहालय, या जिस सीरियल का आपने जिक्र किया पटना दूरदर्शन और लखनऊ दूरदर्शन से आया सांची प्रीतिया, एक सीरियल आया तहरे से घर बसाया जिसमें कथा पटकथा संवाद और गीत मेरे हैं, या मैं सिनेमा में गीत लिख रहा हूँ, या लोग गजल गा रहे हैं। भोजपुरी सिनेमा के इतिहास पर मैंने किताब लिखी, अभी 450 पेज की किताब है, भोजपुरी सिनेमा के संसार। उसमें 1931 से लेकर और अब तक की जर्नी है। 1931 से क्यों, पहली फिल्म बनी 1962 में, गंगा मैया तियरी चढ़ाईबू, लेकिन मैंने 1931 से 1962 तक दिखाया कि हिंदी सिनेमा में कब कब कहां कहां भोजपुरी आई, संवाद के माध्यम से और गीत के माध्यम से।
या इंटरव्यू दिया जो पूरी दुनिया में लेजेंड हैं भोजपुरी के। मैं हिंदुस्तान के बाहर मॉरिशस और दूसरे गिरमिटिया देशों में भी गया। मैं 2005 में भोजपुरी एसोसिएशन ऑफ युगांडा में था, वहां उसकी स्थापना की, भोजपुरी एसोसिएशन ऑफ युगांडा, और वहां छठ और दियरी बाती का कार्यक्रम शुरू हुआ। 2006 में लंदन में था भोजपुरी समाज को। तो इसमें एक चीज कॉमन है वो कि जब से मैंने होश संभाला तब से सिर्फ और सिर्फ भोजपुरी के लिए काम कर रहा हूँ और सभी क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि साहित्य में भी, सिनेमा में भी। तो ये मैं बार बार कहना चाहता हूँ। 24 साल पहले भी मैंने पटना में कार्यक्रम किया जिसमें फिल्मकार और साहित्यकारों को इकट्ठा किया। ये एक ब्रिज बने, एक सेतु बने और सिनेमा में अच्छे साहित्य को लिया जाए, अच्छे गीतों को लिया जाए और साहित्यकार भी ये समझे कि सिनेमा एक बहुत जरूरी मीडियम है अपनी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए और अपनी बात को कहने के लिए। इसीलिए मैं सबके बीच एक सेतु के रूप में, चाहे पूरे विश्व में जहां भी भोजपुरी है मैं वहां पर हूं। मैं भी संपादन करता हूं एक पत्रिका का, भोजपुरी जंक्शन। वह पहली विशेषांक की पत्रिका है। 50 से ज्यादा विशेषांक आ गए सिर्फ 4 साल में। अभी पूरी दुनिया से मैं 100 महिला कथाकारों को 100 महिला कथाकारों को प्रकाशित कर रहा हूँ, छाप रहा हूँ उनकी कहानियां। तो ऐसे करके एक सिलसिला है पूरी दुनिया में भोजपुरी में काम करने वाले लोगों को खोजना, उन्हें मंच पर लाना, उन्हें प्रकाश में लाना और भोजपुरी वाकई जो भोजपुरी है, जो इसकी समृद्ध परंपरा रही है, उसको दुनिया के सामने लाना। मतलब परंपरा को भी, जो ट्रेडिशन है, जो काम हुआ है, उसको भी दुनिया के सामने लाना और जो नए लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, उनको खोजकर उनके काम को लेकर आना। बिल्कुल। देखिए, कोई भी व्यक्ति जब किसी बदलाव की तरफ बढ़ता है तो वो चाहता है कि नए युवा भी इसमें सामने आए और सबको एक पहचान भी मिले और सब आगे आने चाहिए, जुड़ने चाहिए। आपके बारे में देख रहा था, आप फॉरेन में भी रहे, आपने पढ़ाई भी करी, नौकरी भी करी, इसके बावजूद भी आप कहीं ना कहीं भोजपुरी को लेकर के काम जरूर करते रहे। ऐसे में वो कह सकते हैं आपको उसकी प्रेरणा कहां से मिल रही थी और युवाओं को प्रेरणा मिलती रहे, वो इससे जुड़ते रहे, तो आखिर आपको कैसे मिली और युवाओं को आगे कैसे मिले, इसको लेकर के किस तरीके से काम करना चाहिए? देखिए, मैंने इंजीनियरिंग किया और मैं अफ्रीका में 2003, 4, 5 अफ्रीका, युगांडा, ईस्ट अफ्रीका में इंजीनियर था। उसके बाद मैं लंदन में था वहां पर। और चूंकि मैंने बताया कि 98 वगैरह में मैं जब पटना में था तब कालिदास रंगाले से जुड़ा था, सीरियल लिख रहा था, नाटकों में अभिनय कर रहा था। वहाँ के जो हिंदी और उर्दू के प्रोजेक्ट थे, जो भी मुझसे मिलता और जब मैं बात करता तो उसको भोजपुरी में मैं अनुदित कर देता, अनुवाद कर देता। बहुत सारे हिंदी सीरियल जो थे या उर्दू के जो नाटक थे उनको भोजपुरी किया और भोजपुरी में मंचन उसका होने लगा। तो एक भोजपुरी को लेकर मेरे अंदर भूख थी। तभी मैं सिनेमा का किताब भले इस साल छप रहा है, लेकिन साल 2000 में मैंने भोजपुरी सिनेमा के इतिहास पर किताब लिख दिया था। तो ये जो सारी चीज थी, तो जब मैं बाहर नौकरी कर रहा था तो मुझे बेचैनी हुई और 2004 में मेरे गजलों का संकलन आ गया, तस्वीर जिंदगी की। 2006 में उस पर भारतीय भाषा परिषद सम्मान मिला गुलजार देवी और गिरिजा देवी के हाथों। तो गुलजार जी के साथ मैंने 3 दिन का मंच शेयर किया और उन्होंने कहा कि भाई क्यों अपने आप को बर्बाद कर रहे हो, मतलब कुछ करो, इतना क्रिएटिव हो। क्योंकि उन्होंने मेरी कविताएं सुनी। मैं 3 दिन उनके साथ था वहां पर कार्यक्रम में, उनके अध्यक्षता में मैंने काव्य पाठ किया। तो ये थोड़ा सा मैं वहां से प्रेरित हुआ और मुझे लगा कि फिर से वापस आना चाहिए। हालांकि वहां भी मैं भोजपुरी सिनेमा पर लिखता रहा, अपने लगातार आपने काम किया, सृजन का काम करता रहा। लेकिन जब लौट कर आया तो जाहिर सी बात है, जब आप एक बहुत मोटी रकम आप पर मंथ सेव कर रहे हो, मैं फैमिली के साथ था, मेरी पत्नी थी, मेरा बच्चा था 2.5 महीने का, और आप वापस आएंगे और सिर्फ भोजपुरी के लिए काम करेंगे, वो भी साहित्य के लिए जिसमें सिर्फ देना होता है, मिलता कुछ नहीं है। किसी को एक कप चाय का भी पैसा नहीं मिलता। साहित्य से किसी ने कुछ नहीं किया, वो भी भोजपुरी साहित्य से। उसमें आप उतर रहे हैं पूरी तरह, तो एक खतरा होता है। और मेरे पिता ने मेरे से बात करना छोड़ दिया। 1.5 साल उन्होंने बात नहीं किया, ताकि हमारा मजिला बेटा पागल हो गई बा इस टाइप। तो ये जाहिर सी बात है कि मतलब वो बिल्कुल, मैं आपसे और पिता के कनेक्शन पर भी आऊंगा, लेकिन मैं चाह रहा था कि आपने जिक्र किया और मुझे एक लाइन याद आ गई कि सफलता हर कोई चाहता है लेकिन संघर्ष के रास्ते पर कोई नहीं चलना चाहता। और फैमिली और आपने बच्चे का जिक्र किया, उस संघर्ष की बात कोई नहीं करता है। फिलहाल छठ का ही दिन और तमाम, देखिए लेखन भी आपका एक बहुत उत्कृष्ट रहा है। ऐसे में गजलें भी तमाम आपने लिखी हैं और छठ भी चल रही है, तो ऐसे में छठ को लेकर के गजल कोई आप अगर सुनाना चाहे या कोई आपकी पंक्ति जो आपके बेहद करीब हो। इस वर्ष छठ पर मेरे 3 गीत आ रहे हैं। 2 रिलीज हो चुके हैं, एक आ रहा है।
अगर मैं छठ की बात करूं तो छठ की लाइन, चूंकि नया गीत है, मैं आपको सुना दूं। एक गीत है जो मैंने लिखा है यूपी बिहार को जगाने के लिए, और आपने गाना सुना होगा, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे। बहुत पॉपुलर है ये गाना जी। और उसमें ये है कि सब लोग नौकरी करने बाहर जा रहे हैं और रेलिया बैरन है वो पिया को लेके जा रही है, इसको लोग इसको झूमते हैं। मैं बोला कि विरह का गीत है, ये उत्साह का गीत नहीं है। एक मिनट में गीत की लाइन आपको सुना दूं कि बिहार में रोजगार नहीं है, उत्तर प्रदेश पूर्वांचल में रोजगार नहीं है, इसलिए ये विरह का गीत है। लोग दुबई जा रहे हैं, लोग बंबई जा रहे हैं, लोग दिल्ली जा रहे हैं, और फिर छठ जो उनका त्योहार है, छुट्टी के लिए हाथ जोड़ते हैं, छुट्टियां नहीं मिलती है, रेल पर लटक कर जाते हैं। तो मैंने गीत लिखा कि छुट्टी खातिर कहिया ले अर्जी लगैब, कहिया ले जोड़ब तू हाथ, कहिया ले रेलिया रही यहाँ बैरन, कहिया मिली सुख के साथ। और मुखड़ा है कि छठी मैया दीहिन आशीषिया। ये कुछ ऐसे है कि छुट्टी खातिर कहिया ले अर्जी लगैब, कहिया ले जोड़ब तू हाथ, कहिया ले रेलिया रही हाँ बैरन, कहिया मिली सुख के साथ। छठी मैया दीहिनाय आशीषिया, जागे यूपी बिहार, भटके ना बने बने लोगवा, मिलेगा में रोजगार, मिलेगा में रोजगार। और आगे लाइन सुनिए उसका। बिल्कुल बिल्कुल जी। मैं पढ़ के सुना देता हूँ, बाकी जो आया हुआ उज्जवल पांडे हैं उन्होंने इसका निर्देशन किया है, मनोहर सिंह ने गाया है। वो गीत आपके सामने आज अभी 1-2 घंटे में रिलीज हो जाएगा। आगे की लाइन है कि रोटी के टुकड़ा के जिंदगी रखैल, रही रही के हकरत बा कोल्हू के बैल, दुनिया के स्वर्ग बनौले बिहारी, काहे अपने धरती पर भैले भिखारी, चमकल मॉरिशस दिल्ली बॉम्बे, चमके अपनो दुआर, छठी मैया दीहिन आशीषिया, जागे यूपी बिहार। ऐसे करके गाना आगे बढ़ता है। और इसका अंतिम अंतरा है, 3 अंतरे का गीत है, मैं अंतिम सुना देता हूँ कि गौवा के धरती परल बाटे परती, गौवा के धरती पड़ल बाटे परती, ओही जी उगाई सोना चानी। वहीं पर चिकित्सा दीजिए, वहीं पर शिक्षा दीजिए, वहीं पर इंडस्ट्री खोलिए, भटकना नहीं पड़े, स्वरोजगार शुरू हो। कि गौवा के धरती पड़ल बाटे परती, ओही जी उगाई सोना चानी, ओही जी बनाई अब महल अटारी, जहां बाटे टूटही पलानी। केतना सिखौलस कोरोनावा, कोरोना में सब लोगों ने देखा है कैसे लटक लटक लोग आए हैं। गांव कितना महत्वपूर्ण है, कितना सिखौलस कोरोनावा, सुनी गांव की पुकार, छठी मैया दीहिन आशीषिया, जागे यूपी बिहार, भटके ना बने बने लोगवा, मिलेगा में रोजगार। बिल्कुल। जब लेखनी इतनी सुंदर हो तो बिल्कुल कहा भी जाता है कि कवि अपने लेखन के माध्यम से दिल के उस कोने में उतरने का प्रयास करता है जहां फिलहाल कोई ना पहुंच पाए। और जब शब्द सुनने में इतने अच्छे लग रहे हैं तो गीत का बिल्कुल हमारे दर्शकों को भी इंतजार होगा और हमारे सामने होगा तो हम भी उसको सुनेंगे। और अपने दर्शकों से भी अपील है कि आप सभी उस गाने को जरूर सुनिएगा। आपकी अगर बात करें मनोज जी, तो पिता से आखिर आपके कैसे रिश्ते रहे और क्या पिता पर कभी आपने कुछ लिखा? और ये मेरा सवाल इसलिए क्योंकि कहा जाता है कि एक जिम्मेदारी, क्योंकि पिता आपको इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन आपका जिस तरीके से हमने सफर देखा, आप बाहर भी रहे, आपने नौकरी भी करी, लेकिन भोजपुरी को लेकर के एक अटूट प्रेम आपके साथ चलता रहा। वो आपने चाहे लेखन के माध्यम से हो, आपने उसको आगे जरूर बढ़ा के रखा। तो क्या आपने कभी पिता पर भी कुछ लिखा है और कैसे रिश्ते आपके उनके साथ रहे? पिता पर मेरी कई कविताएं हैं और पिता से संबंध वही था कि अंतिम समय तक जो है हम सारी बातें साझा करते थे सब कुछ, लेकिन उनके सामने एक डरते रहते थे, एक डिसिप्लिन में रहते थे। जो पिता मतलब क्या कहूँ मैं, शब्द में उसको नहीं कह सकता हूँ। अपने कविता की बात की, जैसे पिता ने 1.5 साल बात नहीं की, मैं जाता था उनके पैरों वहां पास में बैठा रहता था, बस ऐसे वो गुस्से में थे और मेरी सुरक्षा को लेकर गुस्से में थे कि कर क्या रहा है। और वो फक्कड़ मिजाजी आज भी है।
आप छोड़िएगा तो दिक्कत तो होगी। लेकिन अंतिम समय में उन्होंने एक बात कही, और मैं इसलिए बात यहाँ कहना चाहता हूँ कि जो लोग लीक से हटकर चलते हैं, अगर वो चुनाव करते हैं अपने जीवन में लीक से हटकर चलने का, कुछ दूसरे रास्ते पर चलने का, कुछ अच्छा करने के लिए, उनके लिए ये है। अंतिम समय में 2022 में मेरे पिताजी का निधन हो गया। वो हिंडाल्को में थे और मजदूर यूनियन के नेता थे और संघर्ष करते रहे खुद, और खुद भी पकड़ रहे। जीवन में पैसे के पीछे वो नहीं भागे, हमारे साथ भी वही रहा। तो उन्होंने ये कहा था कि बेटा ये बताओ कि जो लोग शहीद हुए, जो लोग शहीद हुए इस देश के लिए, क्या देश उन्हीं का था? नहीं, बिल्कुल। लेकिन कुछ लोगों को शहीद होना पड़ता है, चाहे वो देश के लिए हो, चाहे भाषा के लिए हो, चाहे संस्कृति के लिए हो। तुम ठीक रास्ते पर हो, काम करो। सब कोई आया है, खा कमा रहा है, जी रहा है, लेकिन अगर आपके जीवन में एक पवित्र लक्ष्य है, एक बड़ा लक्ष्य है, तो मुश्किलें आएंगी, उससे नहीं घबराना है। अगर लोग घबरा ही जाते तो लोग भगत सिंह नहीं बनते, चंद्रशेखर आजाद नहीं बनते, सब लोग घर में रहते, अपनी फैमिली को सेव करते, या जाकर देश के लिए लड़ते नहीं। तो आपको किसी भी मोर्चे पर, किसी भी क्षेत्र में अगर कुछ विशेष करना है, तो अपने को कंफर्ट जोन से बाहर निकालकर आपको लड़ना होगा, आपको काम करना होगा। बिल्कुल, कई बार एक बड़ी सीख जरूर मनोज जी पिताजी हमारे दे जाते थे, और कहीं ना कहीं अब हमने उस चीज को देखे महसूस भी किया कि अगर आज वो गुस्सा है तो हमारे भविष्य की सुरक्षा को लेकर के ही आज गुस्सा होते हैं। और ऐसे में वो आपने भी अपनी बात पे रखते हुए उस बात का जिक्र किया है। और जिस तरीके से चर्चा आगे बढ़ रही है, तमाम सवाल हम आपसे और भी करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास समय की पाबंदी है, इसलिए आपके साथ जुड़ने के लिए और तमाम चीजों को रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते मैंने बताया कि छठ पर 3 गीत रिलीज हुए, सुना। एक दूसरा गीत और है जी, मैं, चूंकि छठ का माहौल है और आज दूसरा दिन है छठ का, आज खरना का दिन है। एक गीत और लोक गायिका है जो शारदा जी के रास्ते पर चल रही हैं, शारदा सिन्हा के चंदन तिवारी, उनकी आवाज में आया है, वो भी गीत सुना जा सकता है जी। और यह भी एक तरह से जागरण का ही गीत है कि हम बहुत सारे घर हम बात करते हैं कि सूरज का, सूर्य उपासना का एक सबसे बड़ा पर्व है, लेकिन सूरज की रोशनी जो है हर घर में नहीं पहुंच पा रही है। ये कुछ घरों में, कुछ जगह में सिमट के रह गई, आप मेरा इशारा समझे। तो उस गाना में यही लेकर है, उस गाने का यही लाइन है कि कहिए से असरा के फुलवा उगाई के, लोरवा से सींच सींच सपना जियाई के, देखिले धरती देखिले आसमान, मैया हमारो संवार जहान। और गाना है कि उगी ना सूरज हमरो आंगना, उगी ना सूरज हमरो आंगना, बाटे कब से अनहार, रतिये में बीतल जिंदगिया, होके भोर भेनुसार। बिल्कुल, कितने सुंदर गीत लिखे, और मैं चाहूंगा भी कि देखिए इसी जिस तरीके से सुंदर गीतों के माध्यम से आगे बढ़ा जा रहा है, और जिस तरीके से भोजपुरी को आगे जाने का काम आप और आपके जैसे और भी लोग जिसको लेकर के काम कर रहे हैं, हम चाहेंगे इसी तरीके से आगे बढ़े और भोजपुरी और आगे तक जाए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए।